Now there is one concept, students, that is boxing and unboxing, which is the topic 2.2.1 in your syllabus. Again, I repeat, the topic is boxing and unboxing. It is the topic 2.2.1 in your syllabus. Now, what is boxing and what is unboxing? अगर हम हमारी वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं या फिर इंटरफेस टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, then that process is known as boxing. Again I repeat, बॉक्सिंग का मीनिंग क्या है VB.NET के अंदर, कि अगर हम हमारी वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप या फिर इंटरफेस टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, then that process is known as boxing. और अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप में से वैल्यू टाइप को एक्सट्रैक्ट करते हैं, then it is known as unboxing. मतलब it is the reverse process of boxing. बॉक्सिंग के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और अनबॉक्सिंग के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप को वैल्यू टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे. जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी टाइप कन्वर्जन में पढ़ा है, बेसिक टाइप टू क्लास टाइप. लाइकवाइज ये VB.NET के अंदर है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, दैट इज बेसिक टू क्लास एंड क्लास टू बेसिक, राइट. सो दिस इज द थिंग, that is boxing and unboxing. यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि boxing is implicit but unboxing is explicit. मतलब boxing implicitly VB.NET कर देगा, that is value type to object type के अंदर वो convert कर देगा, लेकिन unboxing करने के लिए that is object में से value type को extract करने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, that is explicit, right? So the thing is that students, इसीलिए हम ये बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कंसेप्ट का यूज करके हम टाइप कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ बेसिक टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप इजीली कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट टाइप टू बेसिक टाइप हम इजीली कर सकते हैं, राइट. ओके, नाउ देयर आर सम कंसेप्ट स्टूडेंट्स के जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको VB.NET के अंदर एप्लीकेशन बनानी है, राइट. तो हम वो थोड़े बहुत कंसेप्ट्स है वो पहले देख लेते हैं, दो दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन इन योर सिलेबस, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको कोड लिखना है तो ये सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज कमेंट्स, कि हम कमेंट्स कैसे दे सकते हैं हमारे सोर्स कोड के अंदर, राइट. पहली तो चीज है कि कमेंट हम क्यों देते हैं, हम हमारा सोर्स कोड अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए हम वहां पे कमेंट्स लिखते हैं. वी कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज एन इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमने अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा, राइट. हमने अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा कि ओके, हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है. लाइकवाइज हम जो सोर्स कोड लिखेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, अगर हमें उसे अच्छी तरह से समझना है तो वहां पे हमें कमेंट्स देनी पड़ेगी, जो हमें क्या हेल्प करेगी, दैट इज हम अच्छी तरह से हमारा जो सोर्स कोड है वो समझ सकेंगे, उसे मेंटेन कर सकेंगे, एंड इफ वी वांट टू रीयूज द सोर्स कोड देन ऑल्सो, अगर हमें पता होगा कि ये सोर्स कोड क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, उसका लॉजिक क्या है, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, राइट. नाउ देयर आर टू वेज VB.NET के अंदर के कैसे हम कमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिंगल कोट एंड सेकंड इज RAM स्टेटमेंट, दैट इज रिमार्क स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल ये VB.NET का कोड है, इस तरह से मैं लिखती हूँ और मुझे ये सेकंड लाइन को कमेंट करना है, तो सेकंड लाइन से पहले मैं यहाँ पे आइदर आई कैन राइट अ सिंगल कोट और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ RAM, राइट. तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इट विल बी कमेंटेड, मतलब वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स देयर आर टू डिफरेंट वेज कि किस हिसाब से आप VB.NET के अंदर कमेंट कर सकते हो, राइट. ऑलराइट, now another concept is scope, right. तो जो आप विजिबिलिटी मोड, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, ये हिसाब से आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट. C++ दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका जो सब्जेक्ट था उसके अंदर ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है, राइट. यहाँ पे हमने उसे स्कोप कहा है, वहां पे आपने शायद विजिबिलिटी मोड या फिर एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर के नेम से आपने पढ़ा होगा, राइट. आप लोग को ऑलरेडी पता है प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है,
स्टैटिक होता है, फ्रेंड कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है, राइट। ओवर हियर देयर इज वन एक्स्ट्रा कंसेप्ट दैट इज शेयर्ड, राइट। ओके, प्राइवेट मतलब क्या, कि आप जो क्लास के अंदर, जो मॉड्यूल के अंदर या फिर जो स्ट्रक्चर के अंदर वो पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, पर्टिकुलर एंटिटी डिक्लेयर करोगे, बिकॉज सिर्फ वेरिएबल नहीं होते हैं, फंक्शंस प्रोसीजर्स भी होते हैं। सो वो पर्टिकुलर एंटिटी आप जो डिक्लेयर करोगे, वो पर्टिकुलर ब्लॉक अगर आप डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो वही क्लास के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो। They are accessible in that class only. Those are private members. पब्लिक का मीनिंग क्या होता है, कि आप क्लासेस, मॉड्यूल्स, स्ट्रक्चर जो एक एप्लीकेशन के अंदर बनाते हो, राइट, और अगर उसके अंदर जो भी एंटिटी है या फिर फंक्शन है, प्रोसीजर है, आप उसे पब्लिक डिक्लेयर करते हो, देन दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड दोस क्लास, मॉड्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आल्सो. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक, राइट। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक का मीनिंग ये होता है दैट इट विल रिटेन द वैल्यू विद इन द स्कोप, राइट। वो पर्टिकुलर स्कोप के अंदर वो वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, इट विल रिटेन द वैल्यू के जहां पे उसने वो डिक्लेयर किया है, दैट इज स्टैटिक। प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, आप उसे इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हो, means the protected member of one class can be accessed in the derived class only. अगेन आई रिपीट, प्रोटेक्टेड का मीनिंग ये होता है कि आपने जो क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स, आप उसके डिराइव्ड क्लास के अंदर उसे यूज कर सकते हो। अनदर इज फ्रेंड। फ्रेंड का मीनिंग क्या होता है, कि अगर आप दो क्लास को फ्रेंड बना दो, राइट, तो जो क्लास ने दूसरे क्लास के साथ फ्रेंडशिप डिफाइन की है, वो पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकता है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ओके मेरे टेबल पे ये जो बुक है वो ये पर्टिकुलर फैकल्टी एक्सेस कर सकते हैं, मींस आई हैव गिवन द परमिशन, आई हैव डिक्लेयर्ड द फ्रेंडशिप। लेकिन वो पर्टिकुलर फैकल्टी ने ऐसा नहीं बोला है कि ओके आप मेरे टेबल पे से ये एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड। एंड लास्ट इज शेयर्ड। शेयर्ड मेंबर्स मतलब ऐसे मेंबर्स के जो भी क्लास के इंस्टेंसेस है, जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई प्रोसीजर, वेरिएबल, फंक्शंस मुझे शेयर करने हैं, तो मैं ये शेयर्ड का यूज करके कर सकती हूँ, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड। सो दीज आर द 6 स्कोप या फिर विजिबिलिटी मोड या फिर एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर्स के जो हमें VB.NET के अंदर ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर करो या फिर आप वहां पे डीम कीवर्ड यूज करो, डीम का मीनिंग होता है डायमेंशन, जो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। आप डीम कीवर्ड का यूज करो या फिर प्राइवेट कीवर्ड का यूज करो, बोथ आर ट्रीटेड एज प्राइवेट मॉडिफायर। अगेन आई रिपीट, बोथ आर ट्रीटेड एज प्राइवेट मॉडिफायर, राइट। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वी कैन से कि पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो हम नेम देते हैं, राइट, ताकि वो वैल्यू होल्ड कर सके ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज नोन एज वेरिएबल। अगेन आई रिपीट, हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के जो वैल्यू होल्ड कर रहा है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसे हम एक नेम देते हैं ताकि हम वो नेम का यूज करके वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सके, दैट इज नोन एज वेरिएबल। एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ वेरिएबल can change during program execution. Again, I repeat, the value of variable can change during program execution. Okay. नाउ जैसे सारी लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि ये वेरिएबल के नेम डिफाइन करने के लिए थोड़े बहुत रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट, कि वेरिएबल का नेम आप कैसे दे सकते हो, किस हिसाब से आप वेरिएबल का नेम बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैंने वो रूल्स डिफाइन किए हैं। फर्स्ट रूल इज कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी द लेटर, दैट इज अल्फाबेट होना चाहिए,
right? Variable can contain alphabets and digit within its name. वेरिएबल के नेम के अंदर अल्फाबेट्स और डिजिट्स हो सकते हैं, राइट? दूसरे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आप लिख सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, राइट? आप वेरिएबल के नेम के अंदर अंडरस्कोर लिख सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी रिजर्व वर्ड्स है विच आर नोन एज कीवर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, वो आप वेरिएबल के नेम डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट? सो दीज आर 4 वेरी सिंपल रूल्स के जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है। That is, first character must be letter, that is alphabet. Second is variable के नेम के अंदर digits and alphabets होंगे तो चलेगा। नेक्स्ट इज क्या आप वेरिएबल के नेम के अंदर कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और रिजर्व वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, राइट? सो मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स लिखे हैं कि कौन से वैलिड नेम्स है और कौन से इनवैलिड नेम्स है, राइट? टेम्प ऑब्वियसली इट इज वैलिड नेम बिकॉज सारे अल्फाबेट्स है। EMP अंडरस्कोर नेम ऑब्वियसली इट इज वैलिड बिकॉज मैंने अंडरस्कोर तो यूज किया है लेकिन वो अल्फाबेट्स के साथ है। एंड अनदर इज बुक 1, यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स और डिजिट्स का यूज किया है। इनवैलिड नेम्स, दिस इज इनवैलिड बिकॉज मैंने यहाँ पे एम्परसेंट कैरेक्टर का यूज किया एंड मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज किया, सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, राइट? सो दीज आर द वैलिड एंड इनवैलिड नेम्स फॉर वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट्स सी। If we want to define variable, more precise, if we want to declare variable in VB.NET, we have to use dim keyword, राइट? dim कीवर्ड का यूज करके मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकती हूँ, लेकिन वेरिएबल के साथ अगर मुझे डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है तो मुझे वहां पे एज क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अगर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप डीम कीवर्ड का यूज कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ मुझे वहां पे डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करनी है तो मुझे वहां पे एज क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखी है कि कैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हम डीम कीवर्ड का यूज करेंगे, पब्लिक का भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू डिफाइन वेरिएबल एज पब्लिक, प्राइवेट का यूज कर सकते हैं, फ्रेंड का यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड का यूज कर सकते हैं, फ्रेंड प्रोटेक्टेड फ्रेंड का यूज कर सकते हैं, स्टैटिक का भी यूज कर सकते हैं। मींस दीज आर द कीवर्ड्स के जो हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करेंगे। मोर प्रिसाइज, डिम का हम यूज करेंगे एंड इट इज डायमेंशन। डिम का मीनिंग क्या होता है? डायमेंशन। ये कीवर्ड्स लिखने के बाद हम वेरिएबल के नेम लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, ये कीवर्ड लिखने के बाद हम वेरिएबल के नेम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट एज क्लॉज का यूज करके हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, राइट? मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मीन्स इट इज एन ऑप्शनल थिंग। जरूरी नहीं है कि मैं VB.NET के अंदर डेटा टाइप स्पेसिफाई करूं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, बिकॉज मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि डिफॉल्ट डेटा टाइप इन VB.NET इज ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करूंगी वो उसे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेगा, राइट? सो एज कीवर्ड के बाद मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिख सकती हूँ एंड अलोंग विद डिक्लेरेशन मुझे उसे इनिशियलाइज भी करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई वैल्यू भी मैं लिख सकती हूँ, राइट? सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल कि किस हिसाब से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज dim कीवर्ड, integer 1 is the name of the variable, as clause का यूज किया और मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन की, दैट इज integer। फिर मैंने पब्लिक कीवर्ड का यूज किया बिकॉज मुझे ये dt1 को पब्लिक बनाना है, एज लिखा एंड डेट डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट इज dim name as string, dim sng1 as single, dim x, y as integer, मीन्स मैंने यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट के अंदर x एंड y टू वेरिएबल्स क्रिएट किए ऑफ इंटीजर डेटा टाइप।
Means it is also possible to create more than one variable within a same statement, within a single statement. And you need to remember कि वो variable के name must be separated by comma, right? So यहाँ पे x and y are of integer data type. Now if I want to initialize the variable at the time of declaration, तो जैसे मैंने आपको syntax में बताया, I can write dim x as integer, मतलब x variable integer type का define हुआ और उसे मैंने value assign की, that is 5. Another is dim name as string, मतलब name variable define किया string data type का और उसके अंदर मैंने value assign की Visual Studio. But over here as you are able to see, मैंने Visual Studio double quotation के अंदर लिखा है because it is a string. लेकिन मैंने यहाँ पे 5 को double quotation में नहीं लिखा because it is an integer value. So ये स्टेटमेंट के ऊपर से आपको पता चलता है कि अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी है देन दैट वैल्यू मस्ट बी विद इन डबल कोटेशन. ओके, नाउ इफ वेरिएबल इज नॉट असाइंड द वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन के वक्त अगर मैंने उसे वैल्यू असाइन नहीं की है, देन दोज वेरिएबल विल बी असाइंड विद द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप. वो सारे वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी कि जो वो पर्टिकुलर वेरिएबल, मोर प्रिसाइज जो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप की है, राइट? सो ओवर हियर एज यू आर एबल टू सी dim int1 एज इंटीजर, int1 वेरिएबल तो मैंने डिक्लेयर किया, इंटीजर डेटा टाइप का डिक्लेयर किया, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है. तो इंटीजर डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू है 0, तो वो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी. लाइकवाइज मैंने ये डेट डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज dt1. अगेन मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि आप अगर डिक्लेरेशन के टाइम के वक्त उसे इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप वो उसे असाइन हो जाएगी. लाइकवाइज अगर मैं कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करती, देन इट इज कंसिडर्ड एज नथिंग. स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नथिंग है, तो यहाँ पे नेम को असाइन हो जाएगा नथिंग, राइट? एंड सिंगल की डिफॉल्ट वैल्यू है 0, तो सिंगल को दैट इज sng1 वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी 0 एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, राइट? एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर मैं वेरिएबल तो डिक्लेयर कर रही हूं बट विदाउट एज क्लॉज, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप कंसीडर कर लेगा. अगेन आई रिपीट, अगर मैं ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ कि जहां पे मैंने एज क्लॉज नहीं लिखा है, एज क्लॉज नहीं लिखा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है dim obj1. अगेन आई रिपीट dim obj1. यहाँ पे मैंने एज और डेटा टाइप नहीं लिखा है, right? Then this obj1 is considered of object data type. Again I repeat, it is considered of object data type, right? Now अगर यूजर को वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो यूजर कैसे कर सकता है, राइट? जैसे हमने पहले तो डिफाइन किया dim int1 एज इंटीजर, मैंने वो स्टेटमेंट डिफाइन किया, तो मतलब मैंने int1 नाम का इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया. तो अब मुझे दूसरा स्टेटमेंट लिखना है कि जिसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी है. देन आई विल राइट int1 इज इक्वल टू 5, राइट? अगेन आई रिपीट, आई विल राइट int1 इज इक्वल टू 5, मतलब int1 जो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है उसे 5 वैल्यू असाइन हो गई. Likewise name variable which is of string data type, उसे मुझे वैल्यू असाइन करनी है, then I have to assign that value within double quotation, that is Visual Studio. मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज करके उसे असाइन कर लिया. Likewise अगर मुझे डेट वैल्यू असाइन करनी है तो मुझे वहां पे हैश के बीच में वो डेट लिखनी पड़ेगी, then it will be considered as a date value. एंड अगर वो सिंगल है मीन्स वहां पे मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखना है, वो तो मैं जैसे इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकती हूँ. लाइकवाइज मैं वो वैल्यू यहाँ पे लिख सकती हूँ, दैट इज 5.4, राइट? ओके, सो दिस वाज द concept, that is variable, variable declaration, variable initialization and assigning values to the variable.
नाउ अनदर स्मॉल कंसेप्ट इज कॉन्स्टेंट्स, राइट? जैसे वेरिएबल होते थे आप वैसे ही कॉन्स्टेंट्स भी डिफाइन कर सकते हो, बट ओवर हियर वी नीड टू रिमेंबर द कांस्टेंट अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगेन आई रिपीट, उसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ आई वांट टू डिक्लेयर कांस्टेंट देन आई हैव टू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड, दैट इज CONST। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके मैं कांस्टेंट क्रिएट कर सकती हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज constant must be initialized at the time of its declaration। जब भी हम constant create करेंगे, हम उसे declare करेंगे, उसी वक्त हमें उसे initialize करना पड़ेगा, right? Okay, so the syntax is public, private, friend, protected friend, these are the visibility modes के जो हम use कर सकते हैं। const is the keyword, उसके बाद आएगा constant का name। आफ्टर दैट ऑब्वियसली एस क्लॉज आएगा उसकी डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, बट इट इज ऑब्वियसली ऑप्शनल, बिकॉज अगर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे इट विल कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एंड the most important part, we have to initialize the constant, that's why equal to and expression के अंदर कोई expression या फिर value हम consider कर सकते हैं, right? So example is, if I want to declare the constant, I will use const keyword। pi is the name of the constant, as is the clause because मुझे यहाँ पे data type लिखनी है, single is the data type, and after that मुझे यहाँ पे equal to लिखना पड़ेगा because I want to assign the value and I have assigned the value that is 3.14, right? So ये example है कि जिसके अंदर मैंने data type define की है। ये एग्जाम्पल में मैंने डेटा टाइप डिफाइन नहीं की है। आई हैव रिटन कॉन्स्ट, दैट इज द कीवर्ड, VAL दैट इज द कांस्टेंट नेम। यहाँ पे मैंने एस क्लॉज नहीं लिखा है, बट आई हैव टू इनिशियलाइज इट, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 500। अगेन अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करती हूँ देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, राइट? सो यहाँ पे ये जो VAL है इट विल बी क्रिएटेड ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, राइट? ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।